वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम इग्नो एमएस सोशियोलॉजी का सेकेंड ईयर का एक असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करेंगे MSOE 001 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को। ये असाइनमेंट जिन्होंने जुलाई 2023 को अपना एडमिशन लिया है और जनवरी 2024 को एडमिशन लिया है, ये दोनों सेशन के जो भी लोग हैं वो ये असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। सेम असाइनमेंट दोनों सेशन के लिए सेम ही रहता है। यहाँ पर जो भी लास्ट डेट है, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन ली है वो लोग 31 मार्च से पहले सबमिट करेंगे और जिन्होंने जनवरी को एडमिशन ली है वो 30 सितंबर से पहले सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर मैं असाइनमेंट का सल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को अपनी ओर से कुछ ऐड करना है तो ज़रूर ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि वर्ड लिमिट के हिसाब से आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड करूँ और एक अच्छा बेहतर पॉइंट टू पॉइंट असाइनमेंट प्रोवाइड करूँ। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, खासकर जो इग्नो के लिए स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आप लोगों को सेपरेट कोर्सेज के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे। आप लोग उस प्लेलिस्ट से इजीली चीज़ें स्टडी कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आया है, इस प्लेलिस्ट से 100% कॉमन आया है, यानी कि आपको जितना सारे क्वेश्चंस चाहिए आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इस वजह से आप लोग इस प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम में बुक्स भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आप लोग डायरेक्टली नोट्स बनाकर आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो अब हम हमारा जो ये असाइनमेंट है MSOE 001 का, ये हम सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा बहुत चीज़ें जान लेते हैं कि हम असाइनमेंट किस तरीके से लिखेंगे। हम जब भी असाइनमेंट लिखेंगे, हमारा असाइनमेंट में पहले होता है कवर पेज, उसके बाद हम देंगे इंडेक्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन पेपर। ज़रूर क्वेश्चन पेपर आप लोग अटैच कर दीजिएगा, क्योंकि इग्नो हमेशा क्वेश्चन पेपर को अटैच चाहता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट को सॉल्व करके दे रहे हैं। आप लोग इसलिए केयरफुल रहिएगा कि आप कौन सा असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं तो हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर देंगे, और साथ साथ हमें हर सेक्शन से, यहाँ पर 2 सेक्शन है, हर सेक्शन से एक सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन का सल्यूशन दिया है, आप लोग इसको लिख सकते हो अपने असाइनमेंट बुक पर। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द इंटरप्ले ऑफ जेंडर, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये सारे चीज़ें थोड़ा समझा दूँ, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में ये कह सकते हैं कि हमारा जो जेंडर, सोशलाइजेशन और एजुकेशन है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस्ड होते रहते हैं। इस वजह से हमें जेंडर, सोशलाइजेशन और एजुकेशन को अलग अलग समझना है, और साथ साथ इन दोनों का क्या इंटर रिलेशन है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जब हम जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट समझेंगे, यानी कि हमारा जेंडर सोसाइटी में किस तरीके से तैयार होता है, हम जेंडर को सोसाइटी में ही देखते हैं। यहाँ पर लोगों को सोशलाइजेशन के द्वारा उन्हें उनका जेंडर के बारे में पता चलता है। जैसे एक बच्चा, उसको अगर वो लड़का हुआ उसको गन से खेलने को दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई लड़की होगी तो उसको गुड़िया के साथ खेलने के दिया जाएगा। इस तरीके से हम पहले से ही बच्चों के दिमाग में एक जेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं। हम उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं उसको जेंडर के रिलेटेड, उसको अपॉर्चुनिटीज़, फिर बिहेवियर उसका कुछ रहता है, और हम उसे आइडेंटिफाई, जब वो छोटा रहता है उसी टाइम पर हम उसको उसका जेंडर को आइडेंटिफाई कर देते हैं। वो जब स्कूल तक जाकर पहुंचता है तब तक उसे समझ में आ जाता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की। फिर है सोशलाइजेशन एंड जेंडर नॉर्म्स। यहाँ पर हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस हम बेसिकली सीखते हैं। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, हमारे दोस्त है, पीयर ग्रुप है, इन सारे लोगों से हम हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस के द्वारा चीज़ें सीखते हैं। हमारा जेंडर का क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। हमारा कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, कुछ
टाइम पीरियड पर ये सारे जनरल रोल को ही डिफाइन करते हैं। फिर है एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब एजुकेशन के द्वारा हम किस तरीके से सोशलाइजेशन करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूशन में जब भी हम कोई इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज वहाँ पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर जेंडर के बेसिस पर वहाँ पर सोशलाइज किया जाता है। हम किस तरीके का बिहेवियर करेंगे, एक इंडिविजुअल अलग अलग टाइम पीरियड पर किस तरीके का बिहेव करेगा, ये हमें सिखाता है एजुकेशन सिस्टम। हम जब छोटे होते हैं वहाँ पर एक तरीके का सोशलाइजेशन होते हैं, जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पर हमारे लिए अलग अलग करिकुलम, टीचिंग मेथड, कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रहती है जिसके द्वारा हम हमारे जेंडर को भी समझते हैं और साथ साथ हम हमारी सोसाइटी में जीने का तौर तरीका यानी कि हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस भी चलता रहता है। फिर है जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन। अब जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन हम कहाँ पर देखते हैं। हम जब जेंडर की बात करते हैं तो अलग अलग जेंडर के लोग अलग अलग चैलेंजेस फेस करते हैं एजुकेशन सिस्टम में। खासकर जब कोई लड़की एडोलेसेंस पीरियड पे होती है तो उसको अलग अलग तरीके का चीज़ें फेस करना पड़ता है हमारा एजुकेशन सिस्टम में। और साथ साथ हमारा जो भी टीचर्स होते हैं या फिर प्रोफेसर्स होते हैं वो अपने एक अलग जेंडर को लेकर अलग तरीके का राय कायम कर लेते हैं। इस वजह से हम जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फिर है इम्पैक्ट ऑफ एडुकेटर्स एंड पीयर्स। किसी भी एक इंसान के सोशलाइजेशन के ऊपर उसका एडुकेटर यानी कि जो टीचर है उसका क्या रोल है, उसका भी हम इम्पैक्ट देखते हैं और साथ साथ उसके पीयर्स यानी कि उनके दोस्तों का इम्पैक्ट भी हम देखते हैं। यहाँ पर टीचर का एटीट्यूड, उनके दोस्तों का एटीट्यूड उसके जेंडर को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब उसका जेंडर उसी तरीके से होगा, वो मास्कुलिन जेंडर होगा या फिर फेमिनिन जेंडर होगा, किस तरीके का जेंडर होगा ये डिसाइड होता है उसके पीयर्स और एजुकेटर्स जो फैमिली मेंबर्स है वो जिस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं। फिर है इंटरसेक्शनलिटी। अब ये जो जेंडर, सोशलाइजेशन और एजुकेशन है ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर हम इनके जो इंटरकनेक्शन है, इनके इंटरकनेक्शन के द्वारा बहुत अलग अलग तरीके का सोशल कैटेगरीज जैसे रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी देख सकते हैं, सेक्सुअलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ साथ हमारा जो जेंडर का रूल्स है हमारी सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें भी इन तीनों के इंटरप्ले के द्वारा हम समझ सकते हैं। फिर है चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स इन एजुकेशन। जेंडर का क्या क्या नॉर्म्स है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। हम बहुत ही अलग अलग तरीके का नॉर्म्स देखते हैं, रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ पर हमें टीचिंग के द्वारा कुछ प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जाती है, हमें कुछ सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है ताकि हम हमारे जेंडर रोल को अच्छी तरीके से समझ पाए। अब हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं ये जो जेंडर, सोशलाइजेशन और एजुकेशन है ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटर रिलेटेड है और हमारी सोसाइटी को शेप करने में, हमारी सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है इसको बजाय रखने में ये तीनों चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी देखते हैं हम जेंडर, सोशलाइजेशन और एजुकेशन को लेकर, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सोसाइटी के लिए और सोसाइटी का जो लोग हैं उनको सोशलाइज करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन थ्रू एजुकेशनल करिकुलम। हम एजुकेशनल करिकुलम के द्वारा किस तरीके का पॉलिटिक्स देखते हैं, जो भी डोमिनेंट लोग हैं वो किस तरीके का पॉलिटिक्स करते हैं एजुकेशन करिकुलम को लेकर। हम एजुकेशन करिकुलम में बहुत अलग अलग तरीके का पावर डायनामिक्स देखते हैं। यहाँ पर जो भी लोग करिकुलम फ्रेमवर्क करते हैं, करिकुलम तो नॉर्मल पब्लिक फ्रेमवर्क नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी सेंटर में रहते हैं या फिर जो भी वेल एजुकेटेड है यानी कि एलाइट क्लास के जो लोग हैं वो ही बेसिकली हमारे एजुकेशन करिकुलम को फॉर्म करते हैं। इस वजह से वो लोग जिस तरीके का थॉट प्रोसेस रखते हैं, वो लोग सोसाइटी को जिस तरीके का चेंज लाने की कोशिश करेंगे उसी तरीके का होगा हमारा एजुकेशन करिकुलम।
अब इसको लेकर, इस एजुकेशन कार्यक्रम को लेकर हम किस किस तरीके का पॉलिटिक्स देखते हैं, जो भी डोमिनेंट ग्रुप है, यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले देखते हैं डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पर जब हमारा पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन है, ये बेसिकली हमारा एजुकेशनल कंटेंट के द्वारा रीइंफोर्स किया जाता है। हमारा सोसाइटी का जो पावर डायनामिक्स है, ये हमें पहले से ही एजुकेशन करिकुलम के द्वारा समझा दी जाती है। यानी कि आप लोग बुक्स में देखोगे कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, कौन सा ग्रुप अच्छा है, कौन सा ग्रुप बुरा है, ये भी आपके बुक्स में लिखी होंगी। इसी तरीके का अलग से पहले से ही आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि कौन बेहतर है, कौन खराब है, कौन सोसाइटी के लिए अच्छा है, कौन सोसाइटी के लिए बुरा है। इस तरीके से जो भी लोग निचले वर्ग के लोग होते हैं, वो अपने आप को इन्फीरियर फील करने लगते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के वजह से। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो हमारे हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है, उन चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है एजुकेशनल करिकुलम। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, उसके बारे में किस तरीके का चीज़ें बताई गई है। हमें सिर्फ पता है कि इंडिया में जो भी लोग रह रहे थे, वो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में किस तरीके का रोल निभा रहे थे। लेकिन ओरिजिनली अगर हम इंडिया का इंडिपेंडेंट स्ट्रगल देखें, तो वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकट्ठा था और एक साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रगल की थी। लेकिन इंडिया के बुक में सिर्फ इंडियंस जो थे उनके अच्छाई के बारे में बात की गई है, और अगर आप पाकिस्तान के बुक्स को देखोगे तो वहाँ पर उनके जो लोग हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के लिए किस तरीके का बात की है, वहाँ पर पाकिस्तान किस तरीके से सेपरेट की गई, इसके बारे में बात की गई। इस वजह से हिस्ट्री के द्वारा लोगों को डोमिनेट किया जाता है, लोगों के आइडिया को शेप किया जाता है। फिर है सिलेक्टिव इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पर कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर दी जाती है करिकुलम में। कोई भी चीज़, कोई भी हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है, उसको कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के पेश की जाती है। ये कुछ उस कंट्री का नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे हमने अभी बात की है कि इंडिया का जो हिस्ट्री है, वहाँ पर चीज़ों को कुछ मॉडिफाई की गई है इंडिया के हिसाब से, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा चीज़ सही है, बुरे है। इस तरीके की चीज़ों को शेप की जाती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ गांधी जी के बारे में ही ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी था वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है, खुदीराम है, इनका जो आइडियोलॉजीज है, ये थोड़ा डोमिनेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज है। इस वजह से उनको लोगों तक पहुंचाई इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। फिर है रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल हायरार्कीज। यहाँ पर एजुकेशनल करिकुलम के द्वारा सोशल हायरार्की को रीइंफोर्स किया जाता है। यहाँ पर जो पावर स्ट्रक्चर है, जैसे जेंडर, रेस, क्लास, कास्ट, इन सारे चीज़ों को लोगों तक पहुँचाई जाती है। लोगों को समझाया जाता है कि हमारा सोशल इनइक्वलिटी क्या है, कि हमारा सोसाइटी में किस तरीके से पावर स्ट्रक्चर बना है, सोशल हायरार्की बना है। इसके बारे में एजुकेशन के द्वारा लोगों को ज़्यादा पता चलती है। अब देखते हैं इम्प्लीकेशन एंड सोसाइटल रिपर्सुएशंस। अब ये इसका क्या इम्प्लीकेशन है। फॉर्मेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटीज। किसी भी सोशल आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, खासकर एक नेशन के सोशल आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप किस तरीके का सिटीजन चाहते हो, ये भी शेप किया जाता है एजुकेशन करिकुलम के द्वारा ही। फिर है रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। इस करिकुलम के द्वारा इनइक्वलिटी को रिप्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर लोगों के बीच में स्टीरियोटाइप, बायसेस और अनइक्वल पावर रिलेशंस को एस्टेब्लिश की जाती है, ताकि जो लोग इस चीज़ से बाहर है वो अपने आप को इन्फीरियर भी फील कर सकते हैं। फिर है रेजिस्टेंस एंड ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स। यहाँ पर बहुत बार देखा गया है कि इस तरीके का जो करिकुलम है, बहुत बार पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन के द्वारा जिस तरीके का करिकुलम बनता है, इसके वजह से बहुत सारे मूवमेंट्स भी हम देखते हैं। बहुत सारे जो एजुकेटर्स है या फिर कोई एक ग्रुप है, वो हमेशा इसके लिए इन्फीरियर फील करता है। फिर एक रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि ये सारे चीज़ें हटा देने के लिए, ताकि उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट ना मिले, वो लोग मूवमेंट भी करते हैं। हम बहुत बार अलग अलग स्टेटस को देखते हैं। यहाँ पर
इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाता है, साथ साथ मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है इसको हाईलाइट भी किया जाता है। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन है एजुकेशन करिकुलम के द्वारा, ये बहुत मायनों में सही भी है और बहुत मायनों में गलत भी है। इस दोनों चीज़ों का पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड्स भी है। इसके वजह से हमें बहुत बार बहुत सारे डाइवर्स चीज़ें भी देखनी पड़ती है। यहाँ पर एजुकेशनल एनवायरनमेंट के द्वारा ही हमारे बच्चों को शेप किया जाता है। इस वजह से एक बेहतर करिकुलम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन इन कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी। यानी कि आजकल का जो हमारा सोसाइटी है यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन का क्या रिलेवेंस है। मल्टीकल्चरल एजुकेशन आजकल के टाइम पीरियड पे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, खासकर जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है वहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज़ में, हर जगह पर हम कल्चरली अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं। खासकर ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम देखते हैं कि एक जगह पर गाँव से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, किंतु लेकिन उनका जो कल्चर है वो भी अलग होता है। इस वजह से हम बहुत अलग अलग तरीके का कल्चर देख सकते हैं एक जगह पर। अब ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन बेसिकली है क्या? मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर लोगों का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको वैल्यूराइज किया जाता है। लोगों को समझाया जाता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो अलग अलग कल्चर से बनी है और हमें एक साथ इकट्ठा मिलकर चलना है। यहाँ पर अगर हम हमारे मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बात करें, मल्टीकल्चरल एजुकेशन 1960 से लेकर 1970 के बीच में ये इमर्ज हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे सिविल राइट मूवमेंट्स के द्वारा, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में इसका इमर्जेंस हम देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे और भी कंट्रीज़ में ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन को फॉलो किया गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन इन कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी। आजकल के टाइम पीरियड पे मल्टीकल्चरल एजुकेशन का क्या सिनेरियो है, क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हम देखते हैं कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के जो कल्चर है, अलग अलग तरीके का कल्चर है, इसको रेस्पेक्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, यानी कि यहाँ पर हम इक्विटी देखते हैं, सोशल जस्टिस देखते हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एक साथ इकट्ठा लाने की कोशिश की जा रही है। हर किसी का अलग कल्चर है, हर किसी को सोसाइटी में रहने का हक है, इस तरीके का चीज़ें प्रमोट की जाती है। इस वजह से हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा इक्विटी को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि हर किसी का समान अधिकार को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी में लोगों के द्वारा भेदभाव ना हो और हर लोग, हर कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रह सके। यहाँ पर प्रिपरेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप भी हम देखते हैं, यानी कि हम ग्लोबली इस जो वर्ल्ड है यहाँ पर अलग अलग तरीके का कल्चर देखते हैं। किसी भी एक इंसान को इस कल्चर को समझाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है मल्टीकल्चरल एजुकेशन। इस वजह से हम फ्यूचर जनरेशन को प्रिपेयर करने के लिए, उन्हें एक ग्लोबल सिटीजनशिप बनाने के लिए भी मल्टीकल्चरल एजुकेशन हमें मदद करता है। फिर है कल्चरल कॉम्पिटेंसी इन ए डाइवर्स वर्कफोर्स। यहाँ पर अलग अलग डाइवर्स वर्कफोर्स हम देखते हैं। हमारे यहाँ पर हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जो भी कंपनीज में काम करेंगे, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट देख सकते हैं, साथ साथ बहुत अलग अलग तरीके के लोग देख सकते हैं। इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनीज में अगर हम रहे और एक साथ एकजुट रहने में हमें ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन मदद करता है, लोगों को समझने में मदद करता है, अलग अलग कल्चर को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि इस मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा हर कोई अपना कल्चर को बचा सकता है। उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो लैंग्वेज है, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो मल्टीकल्चरल एजुकेशन है इसके कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी है।
ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन बहुत बेहतर एक एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी इसका कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि हम जब मल्टीकल्चरल एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म को समझते हैं, तब हमारा एजुकेशन करिकुलम में ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, समझाना बहुत एक मुश्किल टास्क हो जाती है। और साथ साथ हर कल्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। इस वजह से इसका कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी हम अलग अलग टाइम पीरियड पे देखे हैं। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, ये जो मल्टीकल्चरल एजुकेशन है ये हमारी कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी के लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोग ग्लोबलाइजेशन के वजह से एक साथ एकजुट होकर रहने लगे हैं, अलग अलग सोसाइटीज़, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें डाइवर्सिटी को समझने में मदद करेगा, लोगों के साथ एम्पैथी से रहना, उनको रेस्पेक्ट करना, उनको एप्रिशिएट करना, उनका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको समझने में हमें मदद करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज सोसाइटी? डिस्क्राइब इट्स रिलेशन टू एजुकेशन। अब नॉलेज सोसाइटी के द्वारा क्या समझा जाता है, यहाँ पर एजुकेशन के साथ इसका रिलेशन क्या है? हम अगर नॉलेज सोसाइटी की बात करें, नॉलेज सोसाइटी बेसिकली एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर नॉलेज के द्वारा ही चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। हम जब पहले के टाइम पे देखते हैं, वहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर के द्वारा सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। फिर हमारा आया इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और आज के टाइम पे हम देखते हैं नॉलेज सोसाइटी, यानी कि जिसके पास जितना नॉलेज है वो उतना ज़्यादा पैसा कमा सकता है, वो सोसाइटी उतना ज़्यादा डेवलप होगी। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी का क्या क्या कंपोनेंट है, यहाँ पर हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल का जो टाइम है जहाँ पर हम नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा लोगों तक नॉलेज पहुँचाई जाती है बहुत ही ईजीली। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी, फिर ग्लोबल नॉलेज का क्रिएशन एक बहुत आसान बात बन चुकी है, और लोगों के बीच में ये रैपिडली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हम कर सकते हैं इस इंटरनेट के द्वारा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के द्वारा। फिर हम देखते हैं नॉलेज इकोनॉमी। यहाँ पर नॉलेज इकोनॉमी है हमारे नॉलेज सोसाइटी में। नॉलेज इकोनॉमी यानी कि नॉलेज के बेसिस पे जो इकोनॉमी तैयार होती है उसको कहा जाता है नॉलेज इकोनॉमी। आजकल हम नॉलेज के यूज़ करके हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। हमारा ट्रेडिशनल जो फैक्टर्स है, रॉ मटेरियल के द्वारा जो हम पहले इकोनॉमी को ग्रोथ करते थे, आजकल हम नॉलेज के द्वारा इस चीज़ को ग्रोथ कर रहे हैं। इस वजह से ज़्यादातर जगहों पर आप लोग देखोगे कि आजकल आईटी सेक्टर्स ज़्यादा बन रहे हैं, जहाँ पर नॉलेज को लेकर ही काम किया जाता है। फिर है एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम नॉलेज सोसाइटी के द्वारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल हमारा लर्निंग जो है हमारे हाथ के सामने आ चुका है। हम हमारे घर में बैठे बैठे आजकल बहुत सारे नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है ये नॉलेज सोसाइटी। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉलेज सोसाइटी एंड एजुकेशन। एजुकेशन और नॉलेज सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है? यहाँ पर एजुकेशन एज ए कैटालिस्ट फॉर नॉलेज क्रिएशन, यानी कि नॉलेज को बनाने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन करिकुलम हमें मदद करता है नॉलेज को गेन करने में। खासकर हमारे नॉलेज सोसाइटी के जो भी नॉलेज चाहिए वो हमें बेसिक नॉलेज मिलता है एजुकेशन सिस्टम से ही। फिर है इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिजिटल लिटरेसी। यहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम से ही हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी हम आजकल देख रहे हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर हमें डिजिटली ही चीज़ों को समझाया जा रहा है। फिर है इकोनॉमिक रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। हमारा जो एजुकेशन है इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है? इस एजुकेशन के द्वारा हमें बहुत सारे नॉलेज मिल रही है, इसके द्वारा हम नौकरियां भी कर सकते हैं। खासकर आजकल को जो डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा जो नॉलेज सोसाइटी है, यहाँ पर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम जितना ज़्यादा नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा ही हमें अपना स्किल्स की बेहतरी हम कर सकते हैं। साथ साथ हमारा
लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम आजकल घर बैठे बैठे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे हम डिजिटल क्रिएटर्स भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं भी एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, जहाँ से आप लोगों को नॉलेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर है ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। हमें ग्लोबल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, यहाँ पर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। हम जब एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा हम ग्लोबली कनेक्ट होते हैं। हम आजकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हम कनेक्टेड रह सकते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। यहाँ पर हमारा कल्चर को अंडरस्टैंड करने में भी हमें मदद करता है ये एजुकेशन सिस्टम। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, ये जो हमारा नॉलेज सोसाइटी है, नॉलेज सोसाइटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर नॉलेज को गेन करना, इसको आप स्किल करते रहना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये भी नॉलेज सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम करता जा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय ओपन डिस्टेंस लर्निंग इन इंडिया। इंडिया में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का लिए क्या क्या चैलेंजेस हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, हम जो इग्नू से स्टडी कर रहे हैं, ये भी एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। यहाँ पर आजकल बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म भी देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ देखते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। खासकर हम वर्चुअली स्टडी कर सकते हैं, साथ साथ हमें जियोग्राफिकल कोई बैरियर नहीं होती है। आप किसी भी जगह पर रहो, आपको स्टडी मिल सकती है, आप नॉलेज गेन कर सकते हो। यहाँ पर नॉलेज आपके घर तक पहुँचती है, यानी कि यहाँ पर ओपन डोर होता है किसी भी इंसान के लिए नॉलेज को गेन करना। अब जब हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो बेसिकली फ्लेक्सिबल है, जो टाइम कॉन्स्ट्रेनिंग नहीं है, और साथ साथ आप किसी भी लोकेशन से स्टडी कर सकते हो। ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंडिया में बहुत ज़्यादा कारगर है। खासकर इंडिया में जो भी वर्किंग फोर्स है, जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर कुछ मेजर चैलेंजेस हम देखते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। यहाँ पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है, आपको जो भी स्टडी करना होता है वो अपने आप खुद में से ही करना पड़ता है। फिर है क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो भी कंटेंट है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है, इसका जो क्वालिटी है ये हम चेक नहीं कर पाते हैं, और इसका क्वालिटी इतना बेहतर नहीं होता है। जैसे रेगुलर मोड में हमें डायरेक्टली टीचर्स पढ़ा सकते हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जब हम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोवाइडेड नहीं मिलती है। यहाँ पर हमारा लिमिटेड इंटरेक्शन एंड सपोर्ट होता है, यानी कि हम दोस्तों के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारा टीचर के साथ भी इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता है। इस वजह से हमें सपोर्ट भी नहीं मिलता इतना ज़्यादा। हमें हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी करना पड़ता है, हमें बेसिकली सेल्फ स्टडी के द्वारा ही करना पड़ता है। फिर है रिकॉग्निशन एंड एक्रीडेशन। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, जो बेसिकली रिकॉग्नाइज ही नहीं है। इनको रिकॉग्नाइज करना और इनके जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ये ढूंढ के निकालना आपका काम होता है। फिर है टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को आप इतना ज़्यादा एडॉप्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ना जाने तो आप लोगों के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आजकल के टाइम पीरियड पे। खास करके यहाँ पर हमें कुछ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं किसी भी एजुकेशन कोर्स में, तब हमें उतना ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं मिलता है। खासकर आप लोग साइकोलॉजी में देखोगे, हमारे सोशियोलॉजी में भी जब रिसर्च कंडक्ट करने की बात आती है, आप देखोगे कि आपके टीचर के साथ आपका कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। इस वजह से आपका ट्रेनिंग जो है वह अधूरा रह जाता है। फिर है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर आप किसी चीज़ को एसेस करोगे, फेयर एंड रिलायबल जो डिज़ाइन है
इसके द्वारा अगर आप एसेस करोगे, इवैल्यूएट करने का जो प्रोसेस है ये भी इतना बेहतर नहीं होता है। यहाँ पर बहुत बार अगर ऑनलाइन एग्जाम हो तो वहाँ पर चीटिंग का माहौल भी हो जाता है। इस वजह से इसको कंट्रोल करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाता है। फिर देखते हैं हम फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर जब हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, ये बेसिकली बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें पैसे भी खर्च होते हैं और इसके द्वारा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, हमारे क्वालिटी ऑफ कंटेंट को मेंटेन करने में भी हमारा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, ये जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है ये इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतर एक चीज़ है। जो भी लोग खासकर मेन स्ट्रीम से बाहर हो चुके, एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, साथ साथ जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा एजुकेशन को गेन करना। तो आज का ये जो सेशन है यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये असाइनमेंट से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगा। अगर मदद मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और यहाँ पर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है जिसके द्वारा आपको ईजिली स्टडी करने में मदद मिलेगी। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।